प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी ये जो कक्षा है, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत एक टॉपिक है भाषा, व्याकरण और लिपि। उस टॉपिक के लिए हमने रखी है। अनिवार्य हिंदी जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी में चलती है, सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इससे पिछली जो हमने कक्षाएं की थी वो विशेष हिंदी के लिए रखी थी, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद, अलंकार। अभी आज हम अनिवार्य हिंदी के लिए पहली कक्षा कर रहे हैं। इसके बाद अगली कक्षाओं में शब्द शक्ति, अलंकार और जो भी टॉपिक्स आपके हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा क्या है, और उसके बाद में हम बात करेंगे व्याकरण क्या होता है और फिर लिपि क्या है। तो हम जो पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि। दो नंबर का ये टॉपिक आपके आएगा और बहुत ही आसान, आज की इस कक्षा से वो आपका हो जाएगा। केवल आज का जो ये वीडियो है वो आप देख लेंगे, इससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत में भाष धातु, धातु क्रिया को ही बोलते हैं, तो संस्कृत की भाष धातु से ये बना है भाषा शब्द। अब भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों के विचार हम ग्रहण कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। तो इस तरह से भाषा क्या हो गया? ऐसा साधन जिससे हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकें, दूसरों के विचार ग्रहण कर सकें, बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर हम कई तरह से विचार ग्रहण भी करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते भी हैं। अब भाषा जो होती है वो हमारे जो मुख के उच्चारण अवयव होते हैं, उन उच्चारण अवयवों से उच्चारित होती है। यानी हमारे जो उच्चारण अवयव हैं, यानी मुख में जैसे तालु है, जीभ है और दांत हैं, होठ हैं, ये कुछ उच्चारण अवयव है, यहाँ से उच्चारित होती है। और ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था जिससे हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एक समाज के लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि हम और हमारे सामने वाला एक ही भाषा को जानने वाले हैं तो ही हम अपने विचार सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। यदि हम उनकी भाषा नहीं जानते और वो हमारी भाषा नहीं जानते तो हम अपने विचार भी एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। तो इस टॉपिक में जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो करेंगे भाषा की। तो देखो, भाषा जो शब्द है वो किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से बना। संस्कृत में जो भाष धातु है उससे ये बना है भाषा शब्द। अब इसकी जो परिभाषा है, हो सकता है हमसे परिभाषा भी पूछ ली जाए। एक कक्षा 12 में 2 नंबर का ये टॉपिक रहेगा। इस बार भी इसके भाषा का महत्व पूछा और लिपि के बारे में पूछा था। तो देखो, इसकी परिभाषा होगी, भाषा क्या होगी? उच्चारण अवयवों से उच्चारित, उच्चारण अवयवों से उच्चारित परंपरागत ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था, ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था क्या है? भाषा किसे कहते हैं?
उच्चारण अवयवों से उच्चरित, यानी हमारे मुंह में जो उच्चारण अवयव हैं वहाँ से उच्चरित होती है। परंपरागत ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था, यानी परंपरागत जो ध्वनि प्रतीक जो चलते हैं, ध्वनि के रूप में प्रतीक, जैसे हम कुछ बोलना चाहते हैं उसका हमने प्रतीक बना दिया, किसी का कैब बना दिया, किसी का खै प्रतीक बना दिया। ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखेंगे, अगर ये परिभाषा जैसे मैंने लिखी है उस तरह से आप समझकर इसको लिख सकते हैं तो भाषा किसे कहते हैं, इस प्रश्न का आपका समाधान हो जाएगा। तो भाषा शब्द जो है वो किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से बना है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे। दूसरा, इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी? भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित परंपरागत ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये होगी। ये भी अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप सीधी सीधी बता सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरी क्या बता सकते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार से भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है, और क्या इस भाषा का महत्व है, क्या इसकी परिभाषा है, ये हमें जानिए। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। अब देखो, भाषाएं अलग अलग देशों में अलग अलग प्रचलित हैं। अब हम भारत की बात करना चाहते हैं तो अब हमारे देश में जो भाषाएं प्रचलित हैं उनमें से देखो कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित हैं। हिंदी, अंग्रेजी भी यहाँ प्रचलित है। संस्कृत, मंत्रोच्चार, पूजा पाठ संस्कृत में चलता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जैसे गुजराती, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, असमिया, तो ये मेन बहुत सारी हमारी भाषाएं हमारे देश में प्रचलित हैं, और इनके अलावा कुछ बोलियां भी हमारे यहाँ चलती हैं। तो भारत में कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित हैं? आप देखो, अगर भाषा का कोई प्रश्न आता है और आपको उसका उत्तर जो है अगर बढ़ाना है तो आप पहले तो भाषा की परिभाषा दे देंगे कि वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक बात। या अगर थोड़े अच्छा देना है, साइंटिफिक देनी है, तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित परंपरागत ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब भारत में कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मलयालम, कन्नड़, असमिया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी आदि। तो बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भाषा क्या होती है, हमें कुछ इसके बारे में जानकारी हुई। अब भाषा के जो रूप होते हैं, रूप कह सकते हैं हम इसको, भेद कह सकते हैं, और वो कितने होते हैं? 2। एक है इसकी मौखिक भाषा, और दूसरी है लिखित भाषा। देखो, आप भाषाएं जो हैं वो 2 होती हैं, माने भाषा के जो रूप हैं वो 2 हैं, एक मौखिक और एक लिखित।
ये सामान्यतः हमसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि भाषा किसे किसे कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, तो हम बता सकते हैं भाषा की परिभाषा और उसके बाद बताएंगे भाषा के दो भेद होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। तो देखो मौखिक भाषा क्या होती है, यानी भाषा का वह रूप जिससे, देखो भाषा का वह रूप जिससे हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार सुनकर ग्रहण करते हैं। देखेंगे मौखिक भाषा यानी भाषा का वह रूप जिससे हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर ग्रहण करते हैं। तो इसमें जो दो चीजें क्या आई, एक तो बोलकर तो हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, अपने विचार जो होते हैं बोलकर प्रकट करते हैं, और सुनकर क्या करते हैं, हम सुनकर ग्रहण करते हैं। दो बातें इसमें आ गई, यानी भाषा का वह रूप जिससे हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर ग्रहण करते हैं, ये क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गई। लिखित भाषा की बात करेंगे। लिखित भाषा क्या होती है, यानी लिखित भाषा वह होती है, क्या होगी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि भाषा का वह रूप जिससे हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, यानी भाषा का वह रूप जिससे हम अपने विचार क्या करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर ग्रहण करते हैं। यानी लिखकर तो हम पत्र लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, लिखकर तो हम क्या करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं, और पढ़कर उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लिखकर क्या करेंगे, हम प्रकट करेंगे, और पढ़कर क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये दो बातें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखेंगे अभी हम बात कर रहे हैं भाषा के रूपों की, भाषा के भेद की। तो इसमें दो बताने हैं, कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जिसमें हम अपने विचार क्या कर रहे हैं, बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर ग्रहण करते हैं। जैसे अभी हमारी जो कक्षा जो चल रही है ये मौखिक भाषा है, और यदि मैं आपको लिखकर कोई मैटर देता हूं और आप उसको पढ़ते हो तो वो लिखित भाषा है। देखें, यानी भाषा का वह रूप जिससे हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, सुनकर ग्रहण करते हैं, मौखिक भाषा। जबकि वह रूप जिसमें हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर ग्रहण करते हैं, वो क्या हो गई, लिखित भाषा। तो ये भाषा के दो रूप हो गए। अब इसके बाद में ये तो भाषा के दो भेद या रूप है, इसके अलावा भाषा के अन्य जो रूप है उसकी बात हम करेंगे। कई बार इनसे भी प्रश्न बना लेते हैं। तो कई प्रकार के भाषाओं के रूप होते हैं। एक हम बात करते हैं इसमें मातृभाषा। सबसे पहले क्या बात करेंगे, मातृभाषा क्या होती है। तो मातृभाषा में क्या है, देखो बालक का जब जन्म होता है तब उसे किसी भी प्रकार की भाषा का ज्ञान नहीं होता है। जब किसी बालक का, किसी बालिका का जन्म होता है उसे किसी भी प्रकार की भाषा का ज्ञान नहीं होता है, और जन्म के बाद कुछ समय बाद उसे कुछ भाषाएं आने लग जाती हैं, कुछ बोलियां आने लग जाती है। तो जो बालक सबसे पहले जो भाषा अपनी माता से सीखता है, अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है, वो उसकी मातृभाषा होती है। तो मातृ का नाम से ही पता चलता है माता, यानी वह भाषा जो बालक सबसे पहले अपनी माता से, अपने परिवार से सीखता है, और फिर धीरे धीरे उसी भाषा को वो अपने मोहल्ले, पड़ोस और अपने गांव, अपने कस्बे से वो सीखता है। तो ये क्या है, मातृभाषा। क्या होता है, माता व परिवार से सीखता है। देखेंगे इसमें कि वह भाषा जो बालक सबसे पहले
अपनी माता व परिवार से सीखता है। क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, एक बात, यानी अपने क्षेत्र विशेष में जो प्रचलित होती है ना, जो हम घर परिवार में चलती है, वही मातृभाषा होती है। एक जो दूसरा इसका जो रूप हम भाषा का पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? ऐसे नाम से पता चल रहा है, इसका समास विग्रह करेंगे, राष्ट्र की भाषा, यानी वह भाषा जिसमें देश का अधिकतर जन सामान्य, देखो वह भाषा जिसमें देश का अधिकतर जन सामान्य व्यवहार करता है, वह क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस भाषा को प्रयोग में लेते हैं, वो क्या हो गई? वहाँ की राष्ट्रभाषा हो गई। और राष्ट्रभाषा देश की एकता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षक होती है। यानी राष्ट्रभाषा क्या हो गई? वह भाषा जिसमें देश का अधिकतर जन सामान्य व्यवहार करता है, यानी अधिकतर लोग उसको काम में लेते हैं, और वह देश की एकता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षक होती है। तो देखो राष्ट्रभाषा में क्या आ जाएगा? देश का अधिकतर जन सामान्य व्यवहार करता है। देश का अधिकतर जन सामान्य व्यवहार करता है, एक बात हो गई, और दूसरी देश की एकता व सांस्कृतिक धरोहर की रक्षक। दो बातें हमने राष्ट्रभाषा के लिए काम में ली हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होती है? एक, देश का अधिकतर जन सामान्य व्यवहार करता है, देश की एकता व सांस्कृतिक धरोहर की रक्षक होती है। इस दृष्टि से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होती है, क्योंकि वो देश में ज़्यादा कर लोग उसे बोलते हैं और एकता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षक भी होती है। हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में दिया हुआ है। तो ये हमारी राष्ट्रभाषा हुई। इसके बाद में हम अगली और भाषा की बात करते हैं। राजभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजभाषा, देखो राजभाषा नाम से ही पता चल रहा है राज्य की भाषा। राज्य मतलब शासन की भाषा, यानी जो ऐसी भाषा जिसमें संविधान का और सरकारी जो ऑफिस हैं उनका काम होता है, वो होती है राजभाषा। यानी वह भाषा जो देश के संवैधानिक व सरकारी कामकाज की भाषा है, क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। और हमारे देश की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। संविधान के अनुच्छेद 343 क में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। इसे राजभाषा संबंधी जो उल्लेख हैं वो संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक है। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये कक्षा 12 के लिए तो है ही है। ये टॉपिक जो है कॉलेज लेक्चरर हिंदी की बात कर रहे हैं हम, साथ में द्वितीय श्रेणी अध्यापक हिंदी और पटवार भर्ती परीक्षा, इन तीनों में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंपटीशन लेवल पर भी है, लेकिन हम उतने लेवल की यहाँ बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर भी हमारे लिए उपयोगी है यदि कोई इसको पढ़ता है तो। देखो राजभाषा क्या है? राज्य की भाषा, यानी वह भाषा जो क्या है?
हमारी सरकारी कामकाज की भाषा। तो हम इसको एक ही लाइन में दे देंगे, सरकारी कामकाज की भाषा। यानी सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो क्या है, राजभाषा है। और हमारी राजभाषा कौन सी हो गई, हिंदी हो गई। यानी भारत संघ की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। 343 क में बताया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। और इसके बाद में 344 से लेकर 351 तक जो अनुच्छेद हैं वो भी राजभाषा संबंधी हैं। जैसे राजभाषा आयोग हैं, न्यायालयों की कौन सी भाषा होगी, हिंदी का प्रचार प्रसार किस तरीके से करेंगे, ये कई इसमें बातें आगे हैं। प्रदेशों की कौन कौन सी भाषाएं होंगी, इस तरह से। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। और कब घोषित की गई, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और 14 सितंबर को इसी कारण से हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। तो देखेंगे कुछ बातें हमारे ध्यान में आनी चाहिए। राजभाषा कौन सी, हिंदी। क्यों, सरकारी कामकाज होता है, यानी वह भाषा जिसमें हमारा सरकारी कामकाज होता है वो क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और 14 सितंबर की तिथि को हम इसीलिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद कितने से कितने, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से ये हमारी क्या हो गई, राजभाषा हो गई। इसके बाद में एक और हम बात करते हैं, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा। अब संपर्क भाषा देखो क्या है, कभी कभी हम ऐसी जगह फंस जाते हैं कि जहां हमारी जो भाषा हम लोग बोलते हैं वो सामने वाले को नहीं आती है, और सामने वाला जो बोल रहा है वो हमें नहीं आता। तो वहां हम क्या करते हैं, वहां एक ऐसी भाषा जो सामने वाले को भी आती है और हमें भी आती है वो बोलकर हमारा काम चलाते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि जैसे एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाता है और उसको वहाँ की जो लोकल जो बोली है वो नहीं आती है, तो हिंदी में बोलकर अपना काम चलाता है। तो भारत में इस दृष्टि से हिंदी संपर्क भाषा का काम करती है। दो अलग अलग भाषा भाषियों के बीच संपर्क का माध्यम बनती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह काम करती है अंग्रेजी। तो इस प्रकार से संपर्क भाषा क्या होगी, दो अलग अलग भाषाओं को जानने वालों के बीच संपर्क का माध्यम जो भाषा होती है वह कहलाती है क्या, संपर्क भाषा। तो इसका हम क्या लिख लेंगे, दो अलग अलग भाषाओं को जानने वालों के बीच, दो अलग अलग भाषाओं को जानने वालों के बीच संपर्क का माध्यम। देखेंगे तो वह भाषा जो दो अलग अलग भाषाओं को जानने वालों के बीच संपर्क का माध्यम बनती है, कौन सी भाषा कहलाती है, संपर्क भाषा। अब ये कोई सी भी हो सकती है उस परिस्थिति के अनुसार। भारत में अधिकतर ये काम हिंदी करती है, जगह अंग्रेजी करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हो सकता है कहीं दूसरी भाषा भी ये काम करे। इस तरह से हम ये संपर्क भाषा। तो देखो भाषा के जो अन्य रूप थे
उनमें हमने 4 रूपों की बात की। एक रूप हमने किया मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है? वह भाषा जो बालक सबसे पहले अपने परिवार, अपनी माता, इनसे सीखता है। दूसरी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या हो गई? वह भाषा जिसमें देश का अधिकतर जन सामान्य व्यवहार करता है, जो देश की एकता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षक होती है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। इस दृष्टि से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बैठ सकती है। तीसरी हम बात कर रहे हैं राजभाषा। राजभाषा मतलब राज्य की भाषा, वह भाषा जिसमें देश का संवैधानिक व सरकारी कामकाज होता है, राजभाषा कहलाती है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। इसीलिए हम 14 सितंबर की तिथि को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 343 में ये बात लिखी गई कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक इस बात का उल्लेख किया गया है। और अगला है संपर्क भाषा। 2 अलग अलग भाषाओं को जानने वालों के बीच संपर्क का माध्यम जो भाषा होती है वो कहलाती है संपर्क भाषा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोली। बोली क्या होती है? क्योंकि मैंने देखा कि कई बार ऐसा प्रश्न हो सकता है, बन सकता है कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। तो हम बात करते हैं बोली क्या होती है। इसको थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं ये राजभाषा में अनुच्छेद वगैरह ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो बोली जो होती है, बोली क्या है? बोली भाषा के सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। यानी जैसे हिंदी भाषा है, अब इसमें कितनी सारी बोलियां आ गई, तो उनके सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। एक क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती है। तो बोली क्या होती है? एक क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती है, स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और भाषा के सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। तो बोली की जो परिभाषा क्या हो जाएगी? भाषा का सीमित क्षेत्रीय रूप। यानी बोली भाषा के सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। ठीक है, और बोली का क्या खास बात होगी? स्थानीय लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक जो प्रश्न हमारे बन सकता है वो है भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर। देखो लिपि और व्याकरण बहुत सरल और छोटा सा पार्ट है, बस भाषा वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है। भाषा और बोली में अंतर, तो देखो क्या क्या अंतर हो सकते हैं, आप आइडिया लगाएंगे क्या अंतर हो सकता है। भाषा का जो क्षेत्र होता है ना वो क्या होता है? बड़ा होता है और बोली का छोटा होता है। ठीक है, भाषा क्या जैसे पूरे क्षेत्र में बोली जाती है और बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। तो भाषा क्या है? भाषा का जो क्षेत्र होता है क्या होता है? बड़ा होता है। और बोली का क्षेत्र क्या हो गया? बोली का क्षेत्र छोटा हो गया। ठीक है, आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र छोटा होता है। एक बात। दूसरी जो है, भाषा का जो है इसका व्याकरण होता है। भाषा की एक व्याकरण होती है, जबकि बोली की कोई व्याकरण नहीं होती। भाषा का एक व्याकरण होता है, हम लोग पढ़ते हैं भाषा में व्याकरण वो होता है, इसलिए हम आगे टॉपिक व्याकरण पढ़ेंगे। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। अब भाषा में क्या होता है? जो साहित्य की रचना होती है, भाषा में साहित्य रचना होती है और बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। कभी कभी बोली में भी साहित्य रचना हो सकती है, लेकिन भाषा के मुकाबले बहुत कम। इसलिए हम मान के चलते हैं कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती, कुछ बोलियों में साहित्य रचना हो भी जाती है। तो देखो ये है। और एक क्या होती है, भाषा जो है इसमें देखेंगे बोली। बोली क्या होती है? भाषा का अंग होती है। बोली भाषा का अंग होती है, भाषा बोली का अंग नहीं।
4 बातों को हमने शॉर्ट में बोर्ड पे लिखा है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। एक विशेषता जो हम अच्छे से डिटेल से उसमें लिख सकें और हो सकता है ये प्रश्न पूछा भी जाए कि महत्वपूर्ण लग रहा है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र छोटा होता है या सीमित होता है। एक बात, भाषा में एक व्याकरण होती है, भाषा का एक सुदृढ़ व्याकरण होता है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा में समृद्ध साहित्य की रचना होती है, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है या न के बराबर होती है। और भाषा बोली का अंग नहीं है, जबकि बोली भाषा का अंग है। यानी भाषा से निकल कर आती है उपभाषा या विभाषा और उससे फिर निकलती है बोली और बोली से फिर आगे जाकर निकलती है उपबोलियाँ। इस तरह से चलता है। तो ये आपको भाषा और बोली में अंतर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी हिंदी भाषा के विभाजन की कि भारत में किस प्रकार से हिंदी भाषा का विभाजन है। इसके बाद भाषा वाला पाठ हमारा पूरा हो जाएगा। व्याकरण और लिपि पढ़ेंगे तो देखेंगे भाषा और बोली में अंतर हो गया। इसके बाद में भाषा का पाठ। हम इसमें सारी बात इस तरह से कर रहे हैं कि हमारा प्रश्न कोई बाहर न जाए, बाकी इसमें हो सकता है कि हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो इसको हम देखेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है इसका हम विभाजन कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा में क्या है, 5 उपभाषाएं प्रचलित हैं। हिंदी भाषा में क्या है, 5 उपभाषाएं। उपभाषा भी कह सकते हैं हम उसको, विभाषाएं भी कह सकते हैं। उपभाषाएं या विभाषाएं, ये 5 प्रचलित हैं। इसमें एक जो है वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ये 5 क्या हैं, उपभाषाएं हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है भाषा का, हमने एक सीमित करके आपको कराने की कोशिश की है। बाकी तो कंपटीशन लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये टॉपिक, लंबा टॉपिक होता है। देखो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ये हो सकता है आप लोगों को याद होने में दिक्कत आए, नहीं भी आए। अब देख लेना, हो सके तो करें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन तो उनमें से भी बन जाएगा। तो देखें पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5, इनमें क्या होती हैं, बोलियां। इन उपभाषाओं के अंतर्गत क्या आती हैं, बोलियां आती हैं। बोलियां जो आती हैं इनमें पश्चिमी हिंदी में एक जो बोली है कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, नाम भाषा है वैसे बोली है, और हरियाणवी। ये 5 इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और हरियाणवी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी आ जाएगी अब अवधी, बघेली, ऐसे नंबर दे देते हैं। एक अवधी हो गई, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हो गई। राजस्थानी, इसके अंदर वैसे हम 4 जो मुख्य हैं वो ले रहे हैं इसमें। मेवाती, इसको हम उत्तरी राजस्थानी बोलते हैं। फिर ढूंढाड़ी, जिसको हम पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं, उत्तरी फिर पूर्वी। फिर एक दक्षिणी में मालवी, इसके नज़दीक मेवाड़ी भी होती है लेकिन यह मालवी रहेगी। और ये अंतिम जो इसकी है वो है मारवाड़ी, जो हम पश्चिमी जो राजस्थानी है वो है। ये ग्रियर्सन एक विद्वान थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन,
उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें भाषा वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया, उसके तहत हम चल रहे हैं। बाकी यहाँ और भी भाषाएं होती हैं, हड़ौती होती है, मेवाड़ी होती है, और अपने ये इसके अलावा जो और जो क्षेत्र हैं जैसे शेखावाटी साइड में वो होती है, और एक इसकी जो अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में एक मांगड़ी जो बोल दी जाती है वो भी होती है। बहुत सारी हैं, लेकिन मेन इसको हम 4 में बांटते हैं। बिहारी, बिहारी की भी 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये 3 बोलियां इसकी हैं। पहाड़ी को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पश्चिमी, एक है मध्यवर्ती पहाड़ी, और एक है पश्चिमी पहाड़ी। हालांकि इसके अंतर्गत 2 बोलियां, एक जैसे आती कुमायूनी और दूसरी गढ़वाली, इस तरह से बोलियां चलती हैं, ये चलता रहता है। तो अब थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार याद हो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपके दूसरे टॉपिक में ये चीज़ काम आएगी। पूरा ऐसा पूछा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है इसका वर्गीकरण, लेकिन ये आपको आइडिया देगी कि कैसे कैसे इन बोलियों को हमने बांटा। पहले भाषा है, भाषा की 5 उपभाषाएं होती हैं। उपभाषाएं क्या होती हैं? इन बोलियों का समूह होती है उपभाषा। जैसे ये उपभाषा है, इन 5 बोलियों का समूह है। ये उपभाषा है, इन सब बोलियों का समूह। कहीं हमसे परीक्षा में पूछ लिया जाए उपभाषा क्या है, तो उपभाषा बोलियों का समूह होती है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो देखो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली है? कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में क्या हो गया? एक हो गई मेवाती, एक मालवी, एक ढूंढाड़ी, एक मारवाड़ी। और बिहारी में क्या हो गई? मैथिली, मगही और भोजपुरी। और पहाड़ी में मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। इस तरह से ये इनको बांट रखा है, थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बोली के बाद में भाषा के बाद में बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं हम? व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है? देखो कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमें मिलते हैं जो बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं और बिल्कुल शुद्ध लिखते हैं। हम विचार करते रहते हैं कि इसको इतना सारा ज्ञान कहाँ से आ गया। एक भी अक्षर गलत नहीं लिख रहा है, सब कुछ सही लिखता है, बोलता भी शुद्ध है, मात्राएं भी गलत नहीं होती। तो उस व्यक्ति ने वास्तव में क्या किया है? व्याकरण पढ़ी है। व्याकरण पढ़ने से उसका जो ज्ञान है वो इस तरह से हो गया कि उसे शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आने लग गया, अशुद्धियां उसकी दूर हो गई। तो व्याकरण क्या है? ऐसा शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सिखाता है। जिस व्यक्ति को व्याकरण का जितना अधिक ज्ञान होगा वो उतना ही शुद्ध उच्चारण करता है और उतना ही शुद्ध लिखता भी है। तो व्याकरण में बहुत छोटा सा बिंदु है, अभी खत्म हो जाएगा। वह शास्त्र जो हमें शुद्ध बोलना, वह शास्त्र जो हमें शुद्ध बोलना, वह शुद्ध लिखना सिखाता है। देखें, यानी वह शास्त्र जो हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सिखाता है क्या है? व्याकरण है। और व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ते क्या क्या हैं? देखो क्या क्या पढ़ते हैं व्याकरण में? संधि पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, इसमें समास पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं, शब्द शुद्धि पढ़ते हैं, वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं, कारक, संज्ञा, सर्वनाम,
आदि। बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। एक बार आइडिया लगाएंगे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, कारक, विशेषण, क्रिया, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, बहुत सारी चीज़ें हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो व्याकरण में इतना ही हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या होती है। वह शास्त्र जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। जिस व्यक्ति को व्याकरण का जितना ज्ञान होता है वो उतना ही शुद्ध बोलना और लिखना कर सकता है। और व्याकरण के अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, काल, लिंग, वचन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब बहुत सारी चीजें हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये क्या है, व्याकरण है। इसके बाद हम बात करते हैं लिपि। लिपि की बात करेंगे। लिपि क्या होता है, भाषा का लिखित रूप होता है। यानी हम जब किसी भी भाषा को लिखते हैं तो उसको किसी ना किसी लिपि में लिखा जाता है। तो भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। और ये कह सकते हैं भाषा को हम जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं, भाषा को हम जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। तो देखो, भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। ठीक है, अब अपने यहाँ जो भाषा है सबसे मेन जो कौन सी है, हिंदी। तो हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी लिपि है जो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है। ब्राह्मी लिपि, फिर ब्राह्मी से आगे चले गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर नागरी और फिर देवनागरी। इस तरह से लिपि चलती है। तो हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अब भारत में बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं, उनमें से कुछ उनकी जो लिपियां हैं उनकी भी बात हम करते हैं। तो देखेंगे लिपि को एक बार। भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा हम प्रकट करते हैं क्या कहलाता है, लिपि कहलाते हैं। और या कह सकते हैं भाषा के लिखित रूप को भी हम लिपि कहते हैं। इस बार अभी पूछा भी था कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है, इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं। लिपि, हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी। अब देखो कौन सी भाषा को कौन सी लिपि में अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक देखेंगे हम, जैसे हिंदी जो है, देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी जो लिपि है उसमें कौन कौन सी भाषाएं हम लिख सकते हैं। तो इसमें एक तो हिंदी, एक संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, मराठी। इस बार यही प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 2 भाषाएं कौन सी हैं। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। और इसी बार बोर्ड में जो अपने 2020 में जो एग्जाम लगी है इसमें ये पूछा गया है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी। देखो ये जो भाषाएं हैं, भाषा या बोली जो भी हैं, इनको लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। हिंदी लिखते हैं, संस्कृत भी इसी में लिखते हैं, और मराठी इसी में लिखी जाती है, नेपाली और कोंकणी, इन भाषाओं को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसके बाद में जैसे एक लिपि की बात कर रहे हैं हम, रोमन। तो रोमन लिपि इसमें लिखते हैं हम अंग्रेजी। इसीलिए आप देखो हिंदी और संस्कृत के जो वर्ण होते हैं एक जैसे होते हैं और अंग्रेजी के अलग तरीके के होते हैं। इसलिए हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में होती है और रोमन जो है
वो अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह फारसी एक लिपि है जिसमें लिखी जाती है उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में। और इसी तरह से गुरुमुखी लिपि है एक, उसमें पंजाबी लिखी जाती है। इस तरीके से थोड़ी सी हम लिपियाँ भी ध्यान में करेंगे, और भी बहुत सारी अलग अलग लिपियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। सबसे मेन जो है वो है इसकी परिभाषा और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं। तो ये आपको लिपि का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। ये कह सकते हैं भाषा का लिखित रूप। और हिंदी के लिए देवनागरी लिपि होती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, इनको लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो आज की कक्षा बार दोहरान करेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा भाषा क्या है, भाषा के बारे में बात करी, फिर भाषा के कई रूप बताए, मौखिक और लिखित, फिर उसके अन्य रूप जैसे मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, और उसके बाद भाषा और बोली में अंतर, और फिर हिंदी की जो भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी उनके अंतर्गत बोलियां हैं, फिर व्याकरण कैसा शास्त्र होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, लिपि किसे कहते हैं, और कौन सी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, स्पेशली देवनागरी लिपि में। इन बातों का हमें जानकारी होनी चाहिए। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।